दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप बैकग्राउंड देख करके समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम को लेकर। एक युवक है, इन्होंने अपनी जन्म कुंडली का बृहत विश्लेषण वीडियो के माध्यम से कराने की मांग की है। तो हम और आप मिलकर के इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन आज इस कार्यक्रम में करेंगे। साथ ही साथ इनके द्वारा पूछे गए जो प्रश्न है उनका जवाब हम इनकी जन्म कुंडली से तलाशने की कोशिश करेंगे। उसके पहले वो दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का वीडियो विश्लेषण बृहत रूप से ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार इनकी जन्म कुंडली का हो रहा है आपकी भी कुंडली का हो, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये जो जन्म कुंडली है ये एक युवक की है। इनका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ दिया हुआ है, आप भी इसको नोट कर लीजिए और अपने सॉफ्टवेयर में इस जन्म कुंडली को आप प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आसानी हो आपको भी मेरे साथ ही साथ इस जन्म कुंडली का अध्ययन करने में। इनका डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 2002, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे दिया हुआ है। और जो जन्म का समय इन्होंने बताया है वो 3:30 AM सुबह के 3:30 है। मतलब 21 दिसंबर 2002 को सुबह के 3:30। और जन्म स्थान इन्होंने जो दिया हुआ है वो पंजाब में है, अमृतसर। सबसे पहले तो यही जानिए कि 2002 का जन्म है तो लगभग 19 साल की उम्र है और आने वाले अगले माह दिसंबर में इनकी जो उम्र होने वाली है वो 20 साल की ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इनके जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप कुंडली को भी प्रिपेयर कर लीजिए। और पंचांग भी जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत मायने रखता है किसी भी जन्म कुंडली के मूल को समझने के लिए। तो देखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज और ये भी है कि जो 21 दिसंबर अगर हम अंग्रेजी तारीख के हिसाब से देखें तो इस दिन शनिवार माना जाएगा, लेकिन जन्म इनका सूर्योदय के पहले का है और ज्योतिष शास्त्र सूर्योदय से सूर्योदय तक के दिनमान को लेता है। तो 3:30 AM को भी ये एक दिन पहले अर्थात कि शुक्रवार ही माना जाएगा। तो जो मैं पंचांग में आपको बताऊंगा वो ज्योतिषीय वार बताऊंगा, ना कि आधुनिक वार। तो ज्योतिषीय वार जो होगा वो शुक्रवार होगा और इसी प्रकार से ग्रहों को बल भी वार के आधार पर जो मिलता है वो शुक्रवार के आधार पर ही दिया जाएगा। तो ये शुक्रवार के दिन पौष मास में कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को आद्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्मे हैं। मनुष्य गण है इनका मिथुन राशि, ये वायु तत्व की राशि है। बुध राशिश होते हैं और कुंडली इनकी बनती है तुला लग्न की। तो अब देखिए तुला लग्न की जन्म कुंडली और शुक्रवार के दिन इनका जन्म होना, फलस्वरूप तुला लग्न के लग्नेश होते हैं शुक्र और शुक्रवार को ही जन्म हो गया है तो शुक्र को षड्बल में वार का बल मिल जाएगा क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है वो शुक्रवार के दिन हुआ है। मनुष्य गण के ये है। मनुष्य गण के विषय में मैंने कई बार बताया कि परिस्थितियों के हिसाब से सामंजस्य वो बना लेते हैं। मनुष्य गण का जो व्यक्ति होता है वो परिस्थिति के साथ ढल जाता है, तो ये भी एक चीज ठीक देखने में आती है। लग्न जो इनका तुला है वो वायु तत्व का लग्न है और जो राशि है इनकी वो भी वायु तत्व की राशि है। तो लग्नेश और राशिश का तत्वतः एक होना, लग्नेश और राशिश का मित्र होना, ये जातक के जीवन काल को आसान बनाने का काम करता है। जो परेशानियां हैं उनको कम करने का काम करता है। जो रास्ते हैं वो अपने आप ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। एक तरह से लग्नेश और राशिश का एक हो जाना, फलस्वरूप आपका माइंड, आपकी पर्सनैलिटी आपके मन के साथ मिल चुकी है। तो ये तत्वता और इन दोनों का मित्र होना इस बात को प्रदर्शित करता है। पंचांग के विषय में इतना ही बताने को था। देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा आमने सामने बैठे हुए हैं और जो मैंने बताया कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को, तो ये चंद्रमा जो है ये शुभ ग्रह के रूप में ही देखे जाएंगे। अब हम सबसे पहले तो इस जन्म कुंडली को जो इसके सभी भाव हैं उनको अच्छे से समझ लेते हैं, ग्रहों को समझ लेते हैं। उसके बारे में मैं इनके विषय में जो इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन लिख करके दिया हुआ है वो आपको बताऊंगा और फिर हम इनके द्वारा पूछे गए प्रश्न को इस कुंडली से तलाश करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए जो जन्म कुंडली आपको देखने में मिल रही है ये 7 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात ये तुला लग्न की कुंडली है और लग्न में तुला राशि को श्रेष्ठ माना जाता है। तुला लग्न के जो लोग होते हैं वो प्रत्येक चीज को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करने वाले होते हैं। हर एक परिस्थिति को बैलेंस करना इनके गुण में होता है। तो ये अच्छा है। तुला लग्न को लग्न में जैसा कि मैंने कहा श्रेष्ठ माना गया है और जो इनकी राशि है वो राशि बन जाती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में जो कि बुध से प्रभावित है, कहीं ना कहीं बाल्यपन होता है, बालकों जैसा स्वभाव, बहुत जल्दी किसी भी चीज की जिद पकड़ लेना और बहुत जल्दी उस चीज की जिद को छोड़ भी देना जैसे ही वो प्राप्त हो जाए, एक बालकों की तरह। और एक बालक भी कैसा होता है कि तुरंत में उसको गुस्सा आता है, तुरंत में उसका गुस्सा शांत भी हो जाता है। तो वो इनकी राशि का प्रभाव
और लग्नगत मंगल है तो वो भी कहीं ना कहीं इनको उग्र बनाने का काम करेंगे। अब देखिए, तुला लग्न की कुंडली में लग्नपति शुक्र हो जाते हैं, वो लग्न में ही बैठे हैं मालव्य नामक महापुरुष योग लगाते हुए। लग्न भी 13 अंश पर है और लग्नेश 19 अंश पर। लग्न, शुक्र और वहां जो मंगल बैठे हैं, ये तीनों ही स्वाति नक्षत्र में अर्थात राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। लग्न में शुक्र का होना व्यक्ति को आकर्षण बना देता है। तो सबसे बड़ी चीज की लग्नपति होकर के लग्न में बैठे हैं तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इनके व्यक्तित्व को भव्य बनाने का काम करेगा। समाज में ऐसे लोग खुल करके निखर के एकदम से सामने आ जाते हैं। देखने में भी ऐसा ज्यादा खूबसूरत होता है और लोग इनसे अनायास आकर्षित होते हैं। मंगल भी आकर के यहाँ बैठे हुए हैं तो सप्तमेश और द्वितीय पति होकर के मंगल जाकर के लग्न में शुक्र मंगल की युति का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। वैसे तो देखा जाए कि किसी भी पापा ग्रहों से ये युति दृष्ट नहीं है, जो कि प्लस पॉइंट है, लेकिन फिर भी मंगल शुक्र की युति लग्न में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने कैरेक्टर पर ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली आप जिस उम्र में हैं, इस उम्र में अपने कैरेक्टर पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कुंडली को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। धन भाव में केतु जाकर के बैठे हुए हैं, जो कि आकस्मिक रूप से धन प्रदायक माने जाते हैं, और धन भाव का स्वामी जाकर के लग्न में बैठा हुआ है। तो धनपति का जाकर के लग्न में होना ये धनेश को बल देगा और ऐसा व्यक्ति धन संचित करना भी जानता है। धनेश और लग्नेश की युति भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को धन की तरफ आकर्षित करेगी। धन कमाने की चाहत ऐसे व्यक्तियों के अंदर होती है। पराक्रम भाव के स्वामी गुरु जाकर के दशम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं और दशम भाव में गुरु कारक होते हैं, उच्च राशि में है लेकिन वक्री होकर के बैठे हुए हैं। तो उच्च राशि में जब भी कोई ग्रह वक्री होकर के बैठता है तो वो नीच के समान फल देने वाला बन जाता है, लेकिन फिर भी पराक्रमपति होकर के जाकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं। ये अच्छा है। ऐसा जातक अपने कार्य के प्रति पराक्रम करता है और अपने कार्य के प्रति सजग भी रहने वाला होता है। सुख और पंचम, चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी तुला लग्न की कुंडली में शनिदेव हो जाते हैं, जो कि योग कारक ग्रहों में से एक है। ये जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, एक अंश पर है और वक्री भी है। तो वक्री होने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस लग्न में वो कारक होते हैं, लग्नेश के मित्र होते हैं। और शनि का जाकर के भाग्य भाव में बैठना भी बहुत अच्छा माना जाता है। चतुर्थेश और पंचमेश होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, फलस्वरूप ये बुद्धि भी अच्छी देते हैं और जातक को जीवन काल में भूमि, भवन और वाहन के सुखों से युक्त करा देते हैं। अब वो अलग बात है कि शनि चंद्रमा की युति जन्म कुंडली के नवम भाव में बनी हुई है, तो ऐसे जातक को भले ही सब कुछ मिल जाए, परंतु ऐसा जातक मानसिक रूप से आजीवन अशांत रहता है। ये विष योग का प्रभाव है। षष्ठ भाव के स्वामी की चर्चा हुई, जाकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता को दिखाता है, हालांकि कार्य क्षेत्र में अस्थिरता, उतार चढ़ाव को भी प्रदर्शित करता है, परंतु अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहें तो उसके लिए ये ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है। सप्तमपति का जाकर के लग्न में बैठना, मंगल शुक्र की युति कहीं ना कहीं ये प्रेम विवाह की तरफ इशारा कर रही है। जन्म लग्न से आपको मांगलिक बनाती है, तो जब भी आपका विवाह हो, कुंडली में लाकर के आपका विवाह होना चाहिए। सप्तमपति का जाकर के लग्न में बैठना ये भी देखने में आता है कि जो जीवन साथी होता है वो आपके सराउंडिंग्स, घर के आसपास से ही होने वाला होता है। और सप्तमेश और लग्नेश की युति लग्न में ही बनी हुई है, तो ये अच्छे सामंजस्य को पति पत्नी के बीच में दर्शाती है। अष्टम भाव का स्वामी ही शुक्र जाकर के लग्न में बैठा है, तो लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं होगा। और अष्टम पति जाकर के लग्न में बैठे हैं तो ऐसे जातक को रिसर्च करने में रुचि होगी। रिसर्चर ऐसा जातक हो सकता है। चीजों को खोजना, चीजों को कभी कभार गुप्त रखने की भी आदत ऐसे लोगों के अंदर देखने में आती है। अष्टम भाव में राहु बैठे हुए हैं। वैसे तो अष्टम भाव में राहु को ठीक ही कहा गया है, लेकिन फिर भी जो जानवर होते हैं, मेनली जो सींग वाले जानवर होते हैं, उनसे खतरा देखने में आता है और कुछ हद तक गुप्त रोग की संभावनाएं भी, क्योंकि मंगल की दृष्टि उस राहु पर पड़ रही है, तो ये भी देखने में आ जाती है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। भाग्य भाव का स्वामी जाकर के पराक्रम भाव में बैठा हुआ है और भाग्य भाव को देख रहा है। तो भाग्य भाव के स्वामी का पराक्रम भाव में जाना आपका भाग्य तभी साथ देगा जब आप पराक्रम करेंगे, और जितना आप पराक्रम करेंगे तो भाग्येश की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से आपका भाग्य खिल उठेगा, आपको भाग्य का साथ ज्यादा और अच्छा मिलने लगेगा। दशमपति नवम में बैठे हैं, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। भाग्य और कार्य का ये संबंध है, ये भी श्रेष्ठ है। लाभ भाव के स्वामी जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और लाभेश और व्ययेश की युति बनी है। हालांकि भाग्येश को व्ययेश का दोष नहीं होगा, लेकिन वो व्ययेश है, तो धन संचयन में कुछ हद तक दिक्कत जाती है। लाभपति का पराक्रम भाव में जाना, धनागमन होता रहता है, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और व्ययपति बुध बन जाते हैं जो पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, जीवन काल में छोटी मोटी यात्राएं ये कराने वाले होते हैं। तो ये था इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण। अब इस कुंडली में हम देखें तो शनि जो इस कुंडली के योग कारक ग्रहों में से एक है, वो नवांश कुंडली में उच्च का फल दे रहे हैं, परंतु बाल्यावस्था में और षड्बल में बहुत कमजोर ग्रह बने हुए हैं।
देखा जाए तो षडबल में सबसे ज्यादा कमजोर इनके शनिदेव ही हैं, और तुला लग्न की कुंडली में शनि का षडबल में कमजोर होना कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जाएगा, जो कि जातक के जीवन काल में प्रत्येक चीजों को विलंबित करेगा, ढीले करेगा, और योग कारक ग्रह का साथ ना मिल पाने की वजह से संघर्ष जीवन में होता है। लग्न बली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन योग कारक ग्रह शनि का कमजोर होना थोड़ी परेशानी तो देगा ही देगा, और साथ ही साथ शनि चंद्रमा की युति मानसिक अशांति भी इस कुंडली में मुझे दिखाई पड़ती है। अब देखिए, शनि का संबंध सीधा सीधा लग्न और लग्नेश से नहीं बन रहा, लेकिन हम चंद्र कुंडली का निर्माण करें, क्योंकि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों का स्वभाव जो है, जो प्रभाव है, वो आधा आधा 50-50% आता है। तो शनि चंद्रमा की युति जब बन जाती है तो चंद्र कुंडली में शनि लग्न में आ जाते हैं, फलस्वरूप जातक के जीवन काल में प्रत्येक कार्य में विलंब होने लग जाता है। इसके बाद देखा जाए तो सूर्य बुध की युति पराक्रम भाव में बनी हुई है। सूर्य को पराक्रम भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी चीज को ठान ले तो वो उस चीज को पा लेने वाला होता है। बस दिक्कत ये है कि जो सूर्य है ये 4 अंश पर बैठे तो बाल्यावस्था में है, और जन्म आपका चूंकि रात का है, इसके चलते षडबल में सूर्य को बल की प्राप्ति नहीं हो रही, ये षडबल में कमजोर हो गए हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे उनको बल देने की। भाग्यपति बुध है, वो भी 23 अंश पर बैठे हुए हैं, जो कि वृद्धावस्था है, षडबल में वो भी कमजोर है। तो ये भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण है, जो कि कुछ ग्रह जो हमको दिख अच्छे रहे हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर वो कमजोर है। वैसे लग्नेश का लग्न में होना इस जन्म कुंडली का सबसे बड़ा राजयोग, क्योंकि वो शुक्र जाकर के नवमांश कुंडली में उच्च के हुए, तो शुक्र इनका बहुत बली है, फलस्वरूप लग्नेश इनका बहुत बली है। और ऐसा जातक अगर थोड़ा सा भी प्रयत्न करे तो अपने जीवन काल में सब कुछ को पा लेने वाला होता है, क्योंकि लग्न ही कुंडली का मूल है। लग्न अगर मजबूत है तो व्यक्ति को सब कुछ मिल जाएगा, और लग्न अगर कमजोर है तो फिर व्यक्ति के सामने सब कुछ रखा है वो उसको ले नहीं पाता। तो इस कुंडली में लग्न मजबूत है। बाकी जो ग्रह हैं जो सपोर्ट करने चाहिए, क्योंकि हमको हर ग्रह की आवश्यकता है, ग्रह तत्व को दिखाते हैं। एक ग्रह तो मजबूत हो गया, ठीक है, उससे लग्नेश है तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो अन्य ग्रह कमजोर हैं उनकी कमजोरी की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी ही होगी। तो इस पर हम इस कुंडली पे फोकस करेंगे। सबसे पहले मैं इनके इंट्रोडक्शन से आपको अवगत कराता हूं जो इन्होंने दिया है। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं। इनका कहना है कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। बचपन से लेकर आज तक मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ है। इन्होंने कहा है कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ है। चलिए यही मैं आपको समझाते भी चलता हूं कि अभी इनको शनि की महादशा चल रही है। तो शनि के पहले किसकी दशा होगी? गुरु की दशा। उसके पहले राहु की दशा, क्योंकि इनका जन्म नक्षत्र आद्रा है, तो राहु की दशा में इन्होंने जन्म लिया। अब राहु की दशा अष्टम भाव में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। राहु उच्च राशि में है, लेकिन फिर भी बाल्यकाल में राहु की दशा आ गई, जो कि शिक्षा को बाधित करेगी। और रही बात गुरु की महादशा जो इनको लगी, तो गुरु इस कुंडली में आकारक होते हैं। तुला लग्न की कुंडली में एक तरह से मारक के रूप में आप उनको देख सकते हैं, और वो वक्री होकर के कमजोर हुए पड़े हैं। षडबल में भी देखा जाए तो बल आ रहा है उनका, लेकिन वक्री हो गए हैं। तुला लग्न की कुंडली में नीच के समान फल दे रहे हैं। फलस्वरूप दशाओं का फेवर आपको नहीं मिला, जो कि आपका बचपन था वो संघर्ष में बीता है। मेरी स्कूल लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं थी, और अब भी मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूं। देखिए, स्कूल लाइफ का अच्छा ना होने के पीछे सिंपल सा कारण है, राहु की महादशा बाल्यकाल में आ जाती तो राहु की महादशा परेशान करती है। और दूसरी चीज, स्कूल लाइफ अच्छा इसलिए भी नहीं थी क्योंकि आपकी कुंडली का जो पंचम भाव, जो शिक्षा का भाव है, वो सुप्त अवस्था में दिखाई पड़ता है। और आपकी जन्म कुंडली का द्वितीय भाव का अधिपति तो लग्न में है, गुरु की दृष्टि भी वहां जा रही है, तो द्वितीय भाव तो ठीक है, लेकिन पंचम भाव आपका सुप्त होने के चलते स्कूल लाइफ को भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। दिसंबर 2019 में इनके पिताजी की डेथ हो जाने के कारण इन्होंने 12th से ज्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाए। लेकिन पिता की डेथ होना के पीछे तो अब वो तो उनकी जन्म कुंडली और बहुत सी स्थितियां बनती हैं, तब जाकर के किसी व्यक्ति की मृत्यु। हालांकि सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, ये पिता के सुखों में कमी, ये पिता के साथ संबंधों को खराब करा देता है। तो ये है, और पिता भाव का स्वामी भी नवम भाव में, जहां से पिता के सुखों का विचार करते हैं, वो चंद्रमा और शनि की युति बन गई है, जो कि कमजोरी हो गई है। तो पिता के सुखों में कमी होने का तो यही सबसे बड़ा कारण था। और पढ़ाई पूरा ना हो पाना, वो पंचम भाव का स्वामी जो है वो भी कमजोर हो गया। बाल्यावस्था में षडबल का सबसे कमजोर ग्रह, और पंचम भाव जन्म कुंडली की सुप्तावस्था में है। शिक्षा के कारक जो कि गुरु को माना गया है, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं, जिस वजह से जो प्रारंभिक शिक्षा थी या पूरी तरह से शिक्षा इनकी पूरी नहीं हो पाई। इन्होंने 12th तक की ही पढ़ाई करी हुई है। लेकिन लग्नपति का लग्न में होना, शुक्र मंगल की युति जो लग्न में है, जो मालव योग का निर्माण कर रही है, ऐसे व्यक्ति के पास में ज्ञान भी होता है, विवेक भी होता है। भले ही डिग्रीज ना हो, पढ़ाई ज्यादा नहीं की हो, लेकिन फिर भी ज्ञान और विवेक ऐसे व्यक्ति के पास में पर्याप्त मात्रा में होता है। इन्होंने पूछा है, इनके हम प्रश्न की तरफ, अच्छा इन्होंने एक बात और बताई है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब, पुलिस एंड आर्मी के लिए भी ट्राई किया, लेकिन असफल रहा। कंपटीशन भाव का स्वामी कमजोर हो गया है, और सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, सूर्य का षडबल में कमजोर हो जाना, और सूर्य का
4 डिग्री बाल्यावस्था में होना कहीं ना कहीं कमजोरी को दर्शा रहा है। नवमांश में भी सूर्य और राहु की युति बनी हुई है, जहां नवमांश में भी आपका सूर्य पीड़ित हो गया है, जिसके चलते सरकारी नौकरी में दिक्कत आई। रही बात आर्मी में, तो आर्मी के पास बहुत अच्छा बल है, मंगल लग्न में बैठे हैं और लग्न में मंगल को बल मिल जाता है। लेकिन वही बात है कि पुलिस और आर्मी में जाने के लिए आपकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। अब शिक्षा कहीं ना कहीं पीड़ित है, और शनि चंद्रमा की युति तो मन भी नहीं लगता पढ़ाई में, पढ़ भी लें तो परफॉर्म नहीं कर पाते, इस वजह से जॉब लेने में दिक्कत हुई और समय आपका फेवर में नहीं था। जो आने वाली दशाएं हैं वो अगर आपको मिल जाती तो हो भी सकता है कि आप निकाल लेते। पहला प्रश्न इनका है, मेरा अच्छा टाइम कब आएगा और क्या जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाऊंगा? 100% बड़ा करेंगे, क्योंकि लग्नपति लग्न में ही बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, और अच्छा समय तुला लग्न की कुंडली में शनि की दशा आपको प्रारंभ हो गई है। शनि में शनि का अंतर बीत जाने दीजिए, क्योंकि पापक ग्रह की महादशा में पापक ग्रह का अंतर बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन जैसे ही शनि में शनि का अंतर बीतता है और शनि में बुध का अंतर आपको प्रारंभ होता है, तो एक तरह से पंचमेश में भाग्येश का अंतर प्रारंभ होगा। समसप्तक बैठे हुए हैं, बुध नवमांश कुंडली में भी वृश्चिक राशि में है, लेकिन ठीक है, और मंगल भी वहां ठीक है, तो बहुत अच्छा समय आपका यही है जो आने वाला है। शनि में बुध का अंतर आपकी लाइफ का एक तरह से आप इसको गोल्डन पीरियड समझ सकते हैं। शनि की महादशा आपके लिए बहुत अच्छी मैं देखता हूं। उसके पहले शनि को बल देना होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जिंदगी में क्या करना है, कुछ पता नहीं चल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। देखिए, आपके साथ में कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई। पहले तो शनि चंद्रमा की युति का प्रभाव है, तो वो तो मानसिक रूप से अशांत, बेचैन, डिप्रेशन में, सूर्य पर भी शनि की दृष्टि, सूर्य भी कमजोर हो गए हैं। ऊपर से 2019 में आपकी कम उम्र में पिता की मृत्यु का हो जाना भी आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो किया ही होगा, वो भी एक कारण बनता है। और पंचम भाव के सुप्त हो जाने के चलते, दशम भाव का स्वामी शनि के साथ पीड़ित हो जाने के चलते, षष्ठपति का दशम भाव में जाकर के दशम भाव का पीड़ित हो जाने के चलते कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आपको आ रही हैं। और ऊपर से आपने गुरु में राहु का अंतर भी निकाला है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, वो आप निकाल चुके हैं। तो अब आने वाला समय अच्छा है, और क्या करना चाहिए वो हम इस कुंडली को अभी देख करके और डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या अपने जीवन में आगे करना चाहिए। मेरी कुंडली में व्यापार के योग कैसे हैं? क्या मैं अच्छा व्यापारी बन सकता हूं, साझेदारी या अकेले? क्योंकि अब मेरा नौकरी करने का मन नहीं है। ठीक है, अगर आपका नौकरी करने का मन नहीं है, मैं कोई आपको फोर्स नहीं करता, क्योंकि शनि की दिशा में बुध का अंतर आपको आने ही वाला है। और तुला लग्न की कुंडली, राशि आपकी मिथुन है, बिल्कुल आप 100% व्यापार अपना कर सकते हैं। पार्टनर भाव का स्वामी जाकर के लग्न में बैठा हुआ है, मंगल आपके लग्न में है, और मंगल की युति आपके लग्नेश के साथ में है, राशि आपकी मिथुन है, और चंद्र कुंडली भी बना रहे हैं। तो शनि और चंद्रमा, तो शनि का संबंध सप्तम से बन रहा है। आप अकेले ही व्यापार करें, जब भी व्यापार करें, पार्टनरशिप का व्यापार आप ना करें। व्यापार के योग इस कुंडली में बहुत अच्छे हैं। बुध के पास बल है, षडबल में वो कमजोर है, लेकिन पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि स्वतः लग्नेश है, तो बुध को बल जा रहा है। बुध को हम और बल देंगे तो आपसे व्यापार भी कराया जा सकता है, क्योंकि नवमांश में वो दशम में बैठे हैं। और नौकरी का मन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। किस चीज का व्यापार आपने नहीं पूछा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है आपके मन में कुछ चल रहा हो, लेकिन इस कुंडली में देखें तो शुक्र का काम आप कर सकते हैं। शुक्र लग्न में ही बैठे हैं, शुक्र के बहुत से काम होते हैं, परफ्यूम का काम होता है, खाने पीने का काम होता है, शुक्र मंगल की युति से संबंधित रेस्टोरेंट इत्यादि का, क्लाउड किचन का, कैफे का काम आपकी कुंडली में बनता है। परफ्यूम्स का काम मैंने आपको बताया, सुगंधित द्रव्यों का, श्रृंगार प्रसाधन का, कपड़ों का, शुक्र से संबंधित बहुत से काम है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो शुक्र से संबंधित जितने भी काम होते हैं उनको आप अपने जीवन काल में कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो शुक्र का व्यापार कराना ही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। उसके बाद भी अगर देख लें तो लग्न, सूर्य और चंद्रमा में, चंद्रमा 7, 8, 9, 10 और गुरु जाकर के बैठे शनि के घर में। शनि षडबल में कमजोर है और लेकिन नवमांश में उच्च चुके हैं, तो आप शनि का व्यापार भी कर सकते हैं। शनि का व्यापार जैसे ऑयल का जो काम होता है, शूज का जो काम होता है, गाड़ियों का, मशीनरी का जो काम होता है, टेक्निकल काम जो भी होता है, जो कि आपके लिए, आप जिसमें सेटिस्फाई हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप कर सकते हैं। शुक्र और शनि दोनों के ही व्यापार आपकी जन्म कुंडली में अच्छे बनते हैं। मैरिज लाइफ कैसी होगी, अरेंज्ड मैरिज या लव मैरिज, और पत्नी कैसी होगी? देखिए, सप्तमपति लग्न में बैठे हैं जाकर के मंगल शुक्र की युति, ये प्रेम विवाह की तरफ इशारा करती है। प्रेम भाव सुप्त अवस्था में है, फलस्वरूप प्रेम में कहीं ना कहीं धोखा मिलना या रिलेशनशिप्स बनने में परेशानी होती है। पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में कमजोर होकर के बैठा है, लेकिन फिर भी इस कुंडली में प्रेम विवाह के योग या अपनी मर्जी से विवाह करने के योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र जो कि प्रेम के कारक है वो लग्नगत बली अवस्था में है। पत्नी का स्वभाव आपकी उग्र होगा, लेकिन वो भी बैलेंसिंग नेचर वाली होगी। कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा, क्योंकि आप चंद्र लग्न कुंडली से मांगलिक है, चंद्र कुंडली से तो नहीं है, लग्न कुंडली से आप मांगलिक है, तो कुंडली मिलाकर के विवाह करें।
कुंडली मिलाकर के विवाह करेंगे तो दाम्पत्य जीवन अच्छा देखता हूं मैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। नवमांश में राहु केतु का संबंध जरूर केंद्र से बन रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम पर आ रही है और शुक्र वहां पर नवमांश में आपके उच्च के हैं जो कि दाम्पत्य के कारक हैं। गुरु को भी कुंभ में अच्छा माना जाता है, तो फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन इस कुंडली में मैं अच्छा देखता हूं, लेकिन कब? जब आपका विवाह कुंडली मिला करके होगा तब। और पत्नी का स्वभाव मैंने बताया उग्र होंगी, लेकिन आपसे सामंजस्य बैठ जाएगा क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश की युति बन रही है। अच्छा, मंगल सप्तमेश हो तो पार्टनर लविंग भी देखने में आता है, लविंग और केयरिंग भी। उग्रता होगी तो इसका मतलब थोड़ा होता है कि लविंग और केयरिंग ना हो। कुंडली मिलाकर के अगर विवाह हो तो प्रेम भी ऐसे लोगों के बीच में अच्छा बन जाता है, पति पत्नी के बीच में हो जाता है। तो कुंडली मिलाकर के ही जब भी विवाह करें, विवाह करिएगा। आपके जन्म स्थान से साउथ डायरेक्शन से आपकी शादी का रिश्ता आने की संभावना है, आपकी पत्नी जो है वो साउथ डायरेक्शन से आपको मिल सकती है। भाग्य कैसा है? भाग्येश भाग्य भाव को देख रहे हैं, थोड़ा कमजोर जरूर है और भाग्य भाव में शनि बैठे हैं जो कि विलंबित भाग्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। कब साथ देगा? अब शनि की दशा प्रारंभ हो गई, शनि में बुध का अंतर आएगा तो भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। और भाग्य के स्वामी कैसे हैं? भाग्य के स्वामी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, बस अंश बल और षड बल से कमजोर हैं, हम उनको बल देने की कोशिश करेंगे। जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी? क्योंकि लाभ भाव और भावेश पर शनि की दृष्टि है। भावेश मीन्स आप लाभेश की बात कर रहे हैं जी, लाभ भाव और लाभेश पर शनि की दृष्टि जा रही है बिल्कुल। और गुरु भी कहीं ना कहीं कमजोर है जो कि लाभ भाव के कारक होते हैं, तो विलंबित लाभ को प्रदर्शित करते हैं, लाभ के साधनों को बनाने में परेशानी होगी। लेकिन तुला लग्न की कुंडली में शनि भाग्य भाव से बैठ करके लाभ भाव और लाभेश पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो लाभ अंततोगत्वा होगा, परंतु लाभ को पाने के लिए संघर्ष आपको करना पड़ेगा। ये विलंबित लाभ को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इस चीज को बदला नहीं जा सकता। देखिए, ये शनि का स्वभाव है कि उनकी दृष्टि जहां जहां जाएगी उनमें विलंब, उनमें देरी, उनमें विच्छेद करेगी। तो उपाय करके हम उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको इस चीज को स्वीकार करना होगा कि जो आपका लाभ है वो विलंबित ही होने वाला है। फ्यूचर में कौन सा रत्न पहनूं, शुक्र या शनि का? आप दोनों ही रत्न पहन सकते हैं, आप शुक्र का रत्न भी पहन सकते हैं और आप शनि का रत्न भी पहन सकते हैं। मुझे नीलम और हीरा दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। किस फिंगर में पहनूं? शुक्र मालव्य महापुरुष योग में है, शनि ऊंचा फल दे रहे हैं, हाँ नवमांश में दोनों उच्च का फल दे रहे हैं। शुक्र का रत्न पहनने से फायदा और नुकसान, और शनि के भी। देखिए, शुक्र का रत्न पहनने से बस एक नुकसान हो सकता है, चारित्रिक पतनता आ सकती है, चरित्र पर से अंकुश आप हो सकते हैं। लेकिन फिर भी वो लग्नेश होकर के लग्न में बैठे हैं और नवमांश में उच्च के हैं, शुक्र चंद्रमा भी नवमांश में साथ में है। हालांकि नवमांश में भी मंगल शुक्र की युति पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने चरित्र पर अंकुश लगा सकें तो आप एक ओपल बनवा करके धारण कर सकते हैं राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शुक्रवार के दिन। यह आपके लिए अच्छा होगा। और शनि के रत्न को अभी छोड़ दीजिए, शनि के रत्न को इसलिए छोड़ने कह रहा हूं क्योंकि वो ऐसा ना हो कि और ज्यादा आपको डीले करने लगे, लाइफ में चीजों में विलंब उत्पन्न करने लगे। लेकिन फिर भी आप चाहें तो नीली धारण करके देखिए, नीली ट्राई कर सकते हैं। नीली अगर ठीक रहता है तो आप कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती, नीली आप पहन सकते हैं। नीली अगर पहनेंगे तो शुक्र के जो रत्न को, हीरे को इसमें डाल दीजिएगा और नीलम को, नीली जो पहनेंगे वो मिडिल फिंगर में कर लीजिएगा, ये भी आप कर सकते हैं। शुक्र मालव्य महापुरुष में योग में है और बहुत अच्छा फल दे रहे हैं आपको। इनके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा है, देवगुरु की स्थिति कैसी है? भाव कारक के मुताबिक, जैसे धन के कारक देवगुरु हैं, भाव कारक, भावपति, संतान कारक की स्थिति कैसी है? गुरु कमजोर अवस्था में है क्योंकि उच्च राशि में वक्री हो गए हैं, 23 अंश पर होने के चलते कुमार अवस्था में है, लेकिन षडबल में ठीक ठाक बल उनको मिल रहा है क्योंकि वो दशमस्थ है। अब देखिए, किसी भी जन्म कुंडली में धन भाव के कारक, ज्ञान भाव के कारक, भाग्य भाव के कारक और लाभ भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति को बताया गया है। और अगर स्त्री की कुंडली हो तो सप्तम भाव अर्थात पति के कारक भी गुरु को बताया गया है। तो ये एक पुरुष की कुंडली है, तो धन, पंचम, नवम और लाभ, इन चारों भावों के कारक गुरु ही बन जाते हैं और वो कमजोर हैं। फलस्वरूप धन पाने में, लेकिन धन भाव का कारक धन भाव को देख रहा है, तो धन के लिए तो ठीक है, संतान में, शिक्षा में परेशानी करेंगे, भाग्य का साथ विलंबित होगा और लाभ में भी कहीं ना कहीं विलंब होने वाला है। तो उस हिसाब से कमजोर है। और गुरु बिल्कुल संतान के कारक हैं, संतान भाव सुप्त है, तो संतान होने में सबसे ज्यादा परेशानी। शुक्र के पास में बहुत अच्छा बल है जो कि पुरुष की कुंडली में देखा जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन संतान कारक कमजोर होने में, संतान भाव के सुप्त होने के चलते संतान उत्पत्ति में परेशानी
होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जब भी आपका विवाह हो एक ऐसी लड़की से हो जिस लड़की की कुंडली में संतान से संबंधित कोई परेशानी ना हो, आपका मिलान अच्छा हो। जैसे आपकी मिथुन राशि है जो कि 3 नंबर की राशि ऑड नंबर की राशि है, तो जिससे आपका विवाह हो वो लड़की की राशि भी ऑड नंबर की राशि होनी चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों के बीच में नाड़ी दोष नहीं आना चाहिए। इतना आप करें, ये आपके हाथ में है। बाकी संतान का जो विषय है ये कुंडली में कमजोर तो दिखाई दे ही रहा है। राहु और गुरु शुभ है या अशुभ? गुरु हमेशा शुभ ही होते हैं और राहु हमेशा पापा ग्रह होने के चलते अशुभ ही होते हैं। वैसे राहु अष्टमस्थ है जो कि स्वास्थ्य में परेशानी देते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, भ्रामक रोग एक बार हो जाए तो डॉक्टर की पकड़ में नहीं आता। परेशानी क्या है? नाना प्रकार के रोग, सिंह वाले जानवरों से खतरा, जो मैंने आपको बताया। लेकिन वो शुक्र के घर में और शुक्र के पास अच्छा बल है, तो राहु भी ठीक है। और राहु की महादशा तो अब निकल ही गई है, तो राहु के विषय में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दशमेश के नक्षत्र में बैठे हैं तो थोड़ा सा कार्यक्षेत्र में अस्थिरता, कार्यक्षेत्र में परेशानी देंगे, मानसिक रूप से शांत करेंगे। क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में राहु संचरण कर रहे हैं, तो मानसिक शांति देने का कारण तो ये बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन उसके बाद भी राहु से घबराइए नहीं, क्योंकि राहु की दशा आपने निकाल ही दी है और अब आप शनि की दशा में है। रही बात गुरु की, तो गुरु के विषय में मैं आपको बता चुका हूं। तो इतने ही प्रश्न इन्होंने जो थे वो पूछे हुए थे। व्यापार से मेनली इनका कामकाज से संबंधित कंसर्न था, तो वो तो था। थोड़ा सा इस चीज को और समझ लीजिए कि जो रिश्तों का कष्ट है, जो कुटुंब से सुख सहयोग है, वो आपको थोड़ा कम ही प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि वहां पर केतु बैठे हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है और उस भाव का स्वामी मंगल जाकर के लग्न में बैठा हुआ है, जो कि आपको भी कहीं ना कहीं उग्र बनाएगा। और नवमांश में भी आप अगर मंगल को जाकर के देखते हैं तो वो केतु की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कुटुंब का सुख, कुटुंब का साथ, कुटुंब का सहयोग आपको थोड़ा कम प्राप्त होगा। माता से मैं ठीक देखता हूँ, शनि चंद्रमा की युति होने के चलते माता के साथ में कभी कभार मतभेद हो सकता है, होते हो, या माता के स्वास्थ्य में परेशानी। लेकिन अगर आपकी माता है तो उनके साथ में संबंध मुझे अच्छे दिखाई पड़ते हैं। माता के साथ में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती इस कुंडली में। राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा परेशानी में नहीं कह रहा हूँ। तो कुटुंब से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, क्योंकि सूर्य और मंगल के मध्य आपका कुटुंब भाव पाप कर्तरी योग में भी है। वैसे तो शुक्र और बुध के मध्य में इसको शुभ कर्तरी में भी मानना चाहिए था, लेकिन बुध सूर्य के साथ बैठे हैं, इसलिए शुक्र और इसके सूर्य और मंगल के बीच में मैं इसको पाप कर्तरी योग में गिन रहा हूं। अब बारी आ जाती है उपाय की। समय आपका अच्छा आने वाला है, तो बुरे समय से मत घबराइए। बुरा समय जो था वो काट चुके हैं। शनि की दशा, बुध की दशा सब इस कुंडली में कारक होती हैं। शनि में बुध का अंतर आएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं। वर्तमान समय में इन्होंने बताया था मुझे कि ये प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो प्राइवेट जॉब जब तक आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए आप करिए। जब आपका व्यापार सेट हो जाए तो आप प्राइवेट जॉब को छोड़ करके व्यापार की तरफ भी आ सकते हैं। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा या बॉस के साथ में संबंध खराब करने से बचिएगा, क्योंकि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। ज्यादा घबराइए नहीं, ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि उम्र अभी आपकी 19 साल ही है, 20 के होने वाले हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, दशाएं आगे निकलेंगी, आपकी स्थिति बहुत अच्छी होते हुए मैं आने वाले समय में देख रहा हूं, क्योंकि लग्न के पास में बल अच्छा आ रहा है। कुछ उपाय करिए, सूर्य को जल देना प्रारंभ करिए। आपको जब ये वीडियो मिले उसके अगले दिन से ही आप सूर्य को जल देना प्रारंभ करें। सूर्य को जल देना, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, ताकि आपके सूर्य को बल आए और सूर्य पर जो शनि की दृष्टि का दुष्प्रभाव है उसको हम कम कर सकें। तो सूर्य को जल दीजिए। संभव हो तो रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए करना अच्छा होगा। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। वैसे मंगल लग्नगत है तो आत्मविश्वास होगा, लग्न भी बली है, लेकिन फिर भी सूर्य को हमें बल देना जरूरी है। वो लाभेश भी होते हैं तो आप देंगे ही देंगे क्या, ताकि आपकी इनकम अच्छी हो, तो सूर्य को बल दीजिएगा। शनि के लिए मैं आपको नीली तो बोल चुका हूं, अगर आप पहनना चाहें तो नीली भी धारण कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से हनुमान जी को अपना इष्ट देवता मानिए और हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। वक्त आपका बुरा इसलिए भी था क्योंकि शनि की ढैया आपको चल रही थी, लेकिन वो उतरने वाली। लेकिन फिर भी आजीवन हनुमान जी की आराधना अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए सबसे अच्छा है। बुध के लिए भी एक काम आप कर सकते हैं कि बुधवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खाने को दिया करिए। बुधवार को और शुक्रवार को अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो इससे भी आपके बुध को बल मिल जाता है। संभव हो अगर आप कर सकें तो गणेश जी को दूर्वा भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम उपाय की बात करते हैं तो गुरु जाकर के दशम भाव में बैठे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गुरु को भी हम ठीक करेंगे। तो गुरुवार के दिन नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान किया करिए। थोड़ा सा धार्मिक होइए तो गुरु को भी बल मिल जाएगा। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी उपाय को आपको करने की जरूरत है। शुक्र ऑलरेडी बलवान है, तो गुलाब के इत्र का यूज करना, मतलब इत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो गाय का दूध अगर आपको मिल जाए तो गाय का दूध 2 बूंद शुक्रवार के दिन अपने स्नान के जल में मिला करके अगर आप उससे स्नान करेंगे तो भी आपके शुक्र को बल मिल जाएगा।
सफेद रंग के वस्त्रों को अधिक धारण करना, नीले रंग के वस्त्रों को अधिक धारण करना, हरे रंग के वस्त्रों को अधिक धारण करने से भी आपके शुक्र, बुध और शनि को बल मिल जाएगा। तो इतने ही उपाय हैं, कोई बहुत ज्यादा उपाय मैं आपसे करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि अब मुझे लगता नहीं कि किसी और तरह के उपाय की आपको आवश्यकता होगी। तो जितने उपाय मैंने आपको बताए हैं उतने ही उपायों को लेकर के चलिए, संभव हो तो जितने बताए हैं सभी को कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही इनकी कुंडली में जो बातें थी और जो इनके प्रश्न थे जो कि मैं आपको समझाना चाहता था या इनको समझाना चाहता था, वो यही था। अगर आपको लगता है कि कुछ और पॉइंट जो इस कुंडली में आप देख रहे हो और अगर आप बताना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा बृहत रूप से इसी प्रकार किया जाए, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण की जानकारी भी ले सकते हैं और अपना स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।